तो गर्मी अब दिन पर दिन बढ़ रही है और जल्द ही वो दौर आएगा जब गले को तर करने और आंखों को ठंडक की तलाश होगी। ऐसे में कुछ हरा हरा आसपास हो तो गर्मी कम लगती है। आज हम बात कर रहे हैं ग्रीन बिल्डिंग की, जो कि रियल एस्टेट में तेजी से पॉपुलर हो रही हैं। इसे बढ़ावा देने के लिए सरकारी रियायतें भी मिलती हैं, लेकिन ग्रीन के नाम पर बेची जा रही इमारतें क्या वाकई ग्रीन रह पाती हैं? क्या इसकी कोई निगरानी है? सरकार इसे लेकर कुछ नई गाइडलाइंस लाने जा रही है। कार्बन फुटप्रिंट्स को घटाने की चिंताओं और डेवलपर्स में ग्रीन घर बनाने की बढ़ती होड़ ने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय अब ऐसी नीतियों के लिए दिशा निर्देश और मानक बनाने पर विचार कर रहा है, जो इन बढ़ते हुए ग्रीन घरों पर निगाह रख सके। फिलहाल 20,000 वर्ग मीटर पर निर्मित बड़ी इमारतों या 50 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया पर बनी टाउनशिप पर ही पर्यावरण नियम लागू होते हैं। छोटी बिल्डिंग्स के लिए भी ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म बना रहे हैं, तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि क्या नॉर्म्स हैं जो ये बिल्डिंग्स फॉलो कर पाएंगी, कितने अफोर्डेबल ये नॉर्म्स होंगे, और अगर ये नॉर्म बन भी जाते हैं क्या हम उन्हें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा है बड़ी बिल्डिंग्स के साथ, नॉर्म्स तो बहुत अच्छे बनाए हमने, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। सो अगर हम इम्प्लीमेंटेशन में मात खा जाएंगे तो इसका नॉर्म हो या ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें। ग्रीन घर बनाने की इस दौड़ की एक वजह ये भी हो सकती है कि नगर निगम और राज्य के कई विभाग ग्रीन घर बनाने के लिए अतिरिक्त 5% FAR जैसी रियायतें देती हैं, लेकिन उन पर नजर रखने की न तो कोई व्यवस्था है और न ही शर्तों का उल्लंघन करने पर कोई जुर्माना। अगर आप एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका लाइफ स्पैन तकरीबन 50 साल होता है। अगर आप एक सिटी बनाते हैं तो उसका तकरीबन 500 साल होता है। अगर आप एक बिल्डिंग ऐसी बनाते हैं जो कि ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है तो 50 साल तक आपका करेक्टिव मेजर नहीं आता। सिमिलरली अगर आप कोई सिटी बनाते हैं तो वो 500 साल तक आप उस तरह की सिटी का निर्माण करते हैं जो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगी, जो कि एक सस्टेनेबल सिटी नहीं होगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि सस्टेनेबिलिटी अब आने वाले समय के अंदर एक मेजर ड्राइवर रहेगा, और जितना भी फोकस रहेगा, चाहे वो बाहर की दुनिया के देश हों, चाहे वो हमारी खुद की भारत सरकार हो, उन सबका यही मानना है कि जो नई डेवलपमेंट्स हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स ही होनी चाहिए। डेवलपर्स चाहते हैं कि सरकार सस्ते ग्रीन घर बनाने की टेक्नोलॉजी देने में मदद करे, ताकि निर्माण में देरी और लागत दोनों कम हो। एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी फोटोवोल्टेक हो गई, आपकी एनर्जी कंजर्वेशन की अदर टेक्नोलॉजीज हो गई, वो भी एक्सपेंसिव है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या वो मेरा कस्टमर वो एक्स्ट्रा पे कर सकता है आज की डेट में? क्या वो अवेयर है उसको पे करने के लिए? क्या उसके बेनिफिट जो वो 10 साल में लेगा, क्या उसका कुछ पैसा आज की डेट में देने को तैयार है? तो हम अपनी तरफ से उतनी कोशिश करते हैं कि उसी बजट के अंदर जितने हम बिना पैसे बढ़ाए, जितने हम कंस्ट्रक्शन के अंदर ये ग्रीन इफेक्ट्स डाल सकते हैं, उतने तो हम डालते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ऊर्जा बचाने वाले घरों के लिए एक लोगो भी लॉन्च करने वाला है, लेकिन सबसे अहम चीज ये होगी कि नियमों का सही पालन होता है या नहीं। नई दिल्ली से ओनिता ओझा की रिपोर्ट, NDTV। तो आज के इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अभय कुमार, जो कि CMD हैं गृह प्रवेश के, ये कंपनी ग्रीन बिल्डिंग्स बनाती है। इसके अलावा अपूर्व विज जुड़ रहे हैं, प्रोग्राम मैनेजर टेक्निकल गृह काउंसिल टेरी, जो कि एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और उनकी गृह मतलब ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट रेटिंग, ये रेटिंग देते हैं ग्रीन प्रोजेक्ट्स को। और श्रीनिवास चेबी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं बिल्डिंग बिजनेस स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया के, ये ग्रीन टेक्नोलॉजी देने वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले अपूर्व, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। बीते कुछ सालों में रियल एस्टेट में ग्रीन एक फैशनेबल स्टेटमेंट बन गया है। बहुत सारे लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्यूरियोसिटी दिखाते हैं, दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन ये बहुत से लोगों की पहुंच से बाहर भी है। क्यों ये इतना पॉपुलर, इतना ज़्यादा जोर नहीं पकड़ पा रहा एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने के बावजूद? एकदम सही बात है। और पिछले कुछ सालों में ग्रीन बिल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं। जैसे जैसे लोगों ने देखना शुरू किया है कि बिजली और पानी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, या बिजली और पानी की किल्लत हो रही है,
लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसे घर खरीदें जिनमें बिजली और पानी की खपत कम हो, उससे उनके पैसे भी बचते हैं। ऐसे हालात में कई सारे डेवलपर्स कोशिश कर रहे हैं कि वो ग्रीन से ग्रीन बिल्डिंग्स बना के उन कस्टमर्स को बेच पाएँ। मगर जैसा कि हर फील्ड में होता है कि जब शुरुआत होती है किसी टेक्नोलॉजी की, तो शुरुआत में कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। धीरे धीरे जैसे मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन बिल्डिंग्स बनती जाएंगी, अपने आप वो कॉस्ट नीचे आती जाएंगी। तो 5 साल पहले जैसा हम सोचते थे कि आप एक ग्रीन बिल्डिंग बनाएं और आप उसका जितना एक्स्ट्रा पैसा लगाएंगे वो अगले 4 से 5 साल में वापस आ जाएगा। आज हम देखते हैं कि वो पैसा कई बार 1 से 1.5 साल में वापस आ जाएगा। और कुछ लोग ये भी बना रहे हैं ऐसी बिल्डिंग्स, वो कहते हैं कि करीब 3 से 6 महीने में पैसा वापस आ जाएगा। तो हम धीरे धीरे देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं, वो टेक्नोलॉजीज पॉपुलर होती जा रही है। अगर हम दर्शकों के लिए सिंप्लीफाई करें तो ज़्यादा सेविंग्स वहाँ रहने वाले लोगों को होंगी। हाँ, जो आपका महीने का बिजली का बिल होगा वो उतना ही कम होता जाएगा। तो जितना बिजली का बिल आपका कम होता जाएगा उतने आप महीने दर महीने पैसे बचाते जाएंगे। तो आपने सपोज शुरुआत में थोड़े पैसे ज़्यादा लगाए, मगर 6 महीने में बिजली का बिल इतना कम हो जाएगा कि आपका पैसा वापस आ जाएगा। फिर अगले 25 साल 50 साल जब तक आप उस घर में हैं, आपके पैसे वो बचते ही जा रहे हैं। जी अभय जी, आपसे मेरा एक सवाल है कि ग्रीन बिल्डिंग क्या वाकई ग्रीन है? ये सवाल पिछले साल उठा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट में, जिसमें उन्होंने एनालिसिस किया कई ग्रीन बिल्डिंग्स का जिन्हें रेटिंग्स मिली हुई थी कि वो वाकई उतनी ऊर्जा खपत कम नहीं करती है, बल्कि वो रेगुलर बिल्डिंग से ज़्यादा ऊर्जा की खपत करती हैं, ज़्यादा उसमें पानी और बिजली का इस्तेमाल होता है उनके दावों के उलट। तो क्या वाकई ग्रीन बिल्डिंग्स ग्रीन है? इस पर एक सवाल खड़ा हो गया है। देखिए, इसमें एक बात समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि ग्रीन बिल्डिंग का मतलब ग्रीन नहीं होता है, ग्रीनरी नहीं होती है। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब होता है कि आपके एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन, आपके ऐसे प्रावधान किए जाएं अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर या अपने बिल्डिंग के अंदर जहां पर आपके फॉसिल फ्यूल्स पे कम लोड पड़े, आपके मंथली मेंटेनेंस बिल कम हो, और आपके ऐसे ऐसे चीज़ों का यूज़ किया जाए जिससे कि आपकी बिजली की सेविंग हो, पानी की सेविंग हो, आपकी रिन्यूएबल एनर्जी। मैं वही कह रही हूँ अभय जी कि ये जो मकसद है कि बिजली की, पानी की खपत कम हो, ऑप्टिमम हो, वो दरअसल नहीं पाया गया, बल्कि रेगुलर बिल्डिंग से ज़्यादा पाया गया ऐसी कुछ ग्रीन बिल्डिंग्स में जिन्हें रेटिंग्स मिली हुई थी। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है, क्योंकि ग्रीन बिल्डिंग की जो सर्टिफिकेशन मिलती है वो एक सीमित समय तक की मिलती है और उसको रिन्यू कराना होता है, और आप जब तक वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे वो रिन्यू नहीं करेंगे। जैसे अपूर्व की एजेंसी है, ये लोग भी रिन्यू करेंगे उसको, और रिन्यू करते समय ये प्रॉपर ऑडिट करते हैं और वो ऑडिट में देखते हैं कि ये सारे नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, उसके इम्पैक्ट आ रहे हैं कि नहीं, और तभी जाकर उसकी रिन्यूअल होती है। तो वैसे कंडीशन में ये एक दो प्रोजेक्ट को इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। इसके फायदे अब धीरे धीरे कस्टमर समझने लगे हैं, बिल्डर्स तो समझने ही लगे हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स भी आ रही है, इसलिए बिल्डर्स इसको अडॉप्ट करने में ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। जी साथ ही श्रीनिवास जी, क्या हमें ग्रीन बिल्डिंग्स की परफॉर्मेंस पर नज़र रखने की ज़रूरत है? आप ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिससे ग्रीन बिल्डिंग में ऊर्जा की खपत कम हो, एनर्जी सेविंग्स हो, लेकिन किस तरह से उसे मॉनिटर किया जाए? ऐसी तो कोई एजेंसी नहीं है सरकार की बनाई या कोई कानून नहीं है जिसके तहत इस पर नज़र रखी जा सके। देखिए, इसमें 2 तरीके का मॉनिटरिंग हो सकती है। एक तो है ग्रीन टेक्नोलॉजी का एक बेनिफिट ये होता है कि यू कैन लीड अ ग्रीन लाइफ, इट्स अ ग्रीन लिविंग कॉन्सेप्ट। वो टेक्नोलॉजी आपको इतना इनेबल कर देती है कि आपका जो स्मार्टफोन है वहाँ तक आपको आपका बिल्डिंग का, आपका घर का कंजम्पशन के बारे में डेटा मिल सकता है, और ये जो डेटा है आपको आवर बाय आवर मिल सकता है, जैसा आप उसको सेट कर सकें वैसा मिल जाएगा। अगर आप वो एक कैंपस है, वहाँ पे कैंपस के लेवल पे आप मॉनिटर करना चाहते हैं, आज के तारीख में आपको क्लाउड टेक्नोलॉजी इतने सुविधा है कि क्लाउड के ज़रिए आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है और उसके एनालिटिक्स भी मिल सकती है। आपको ये भी पता चलेगा कहाँ पे आपका एनर्जी लीकेज है, कहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा है, कहाँ पे जो तरीके से काम होना चाहिए, कंजम्पशन का सेविंग्स होना चाहिए, वहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो टुडे यू हैव गॉट लॉट ऑफ सिंपल टेक्नोलॉजीज एट प्ले। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा जी। ये जैसा ये बता रहे थे, इसमें हम इंडियंस जो हैं, हम कोई चीज़ को अडॉप्ट करते हैं 2 ही वजह से, या तो हमारे पैसे बचे या गवर्नमेंट उसको इन्फोर्स करे।
अब जैसे हेलमेट जो है हमारे इसके लिए है, लेकिन जब तक हेलमेट की चालान नहीं कटती हम पहनते नहीं। इसमें तो आपको इंसेंटिव मिल रहा है। नहीं, हम तो बनाने को तैयार हैं, लेकिन वो कस्टमर उसको अडॉप्ट करने को तैयार है या नहीं है। इसके लिए इवन बिल्डर्स के लिए भी इसको मैंडेटरी बनाया जाए। मैं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको एक जस्ट डिजायर्ड ये हो कि ऐसा सरकार चाहती है, वॉलंटरी ना हो कि इसको मैंडेटरी बनाइए और इसको देखिए, उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, हम लोग कई बार उस चीज़ को भूल जाते हैं। हम लोग जब बिजली और पानी की बचत की बात करें, उनके संरक्षण की बात करें, तो दो चीज़ें, एक ग्रीन बिल्डिंग को बनाना, दूसरा जो लोग उसके अंदर रह रहे हैं वो कितने ग्रीन जीवन शैली में रह रहे हैं। क्या उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो बिजली पानी बचा रहे हैं, या वो ये सोच रहे हैं कि अच्छा बिल्डिंग तो ग्रीन हो गई है, अपने आप बिजली पानी बच जाएगी। तो ये दोनों चीज़ों का बहुत ही अच्छा एक बैलेंस होना चाहिए। कई बार हमने देखा हुआ है कि बिल्डिंग तो ग्रीन है, मगर लोगों को ये पता नहीं कि उसमें ग्रीन तरीके से कैसे रहें या अपनी लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करें। हर ऐसे केस के अंदर जितनी बिजली पानी की सेविंग हो सकती थी उतनी नहीं होती है, और वो बहुत बड़ा एक गैप है जिसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज और अवेयरनेस क्रिएशन की ज़रूरत है कि हम लोगों को बताएं कि अगर आप एक ग्रीन बिल्डिंग में हैं तो किस तरीके से आप उसमें रहें, चाहे वो ऑफिस हो चाहे वो घर हो, क्या करें अपने जीवन में ताकि वो सचमुच बिजली और पानी की बचत कर सके। जी अपूर्व, आपकी एजेंसी गृह एक नेशनल रेटिंग सिस्टम है जिसमें आप रेटिंग्स देते हैं, लेकिन क्या आप इन रेटिंग्स पर नज़र भी रखते हैं? दे देने के बाद क्या आप उसे रीवैल्यूएट करते हैं कि वो क्या उसी तरह से काम कर रही है, नहीं? क्या आप उसे अपग्रेड या डाउनग्रेड करते हैं आने वाले वक्त में? हाँ, तो जब हम लोग रेटिंग देते हैं तब कोई भी प्रोजेक्ट हमारे पास आके रजिस्टर होता है, तो उसको रेटिंग देने के पहले ही हम कई बार साइट पर जाके चेक करते हैं कि वो चीज़ें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जो उन्होंने प्रॉमिस करी थी। उसके बाद बिल्डिंग को एक प्रोविजनल रेटिंग मिलती है। जब प्रोविजनल रेटिंग मिल जाती है उसके बाद हम कहते हैं कि 2 साल के अंदर जब आपकी बिल्डिंग ऑक्यूपाई हो जाए पूरी, तो कम से कम ये ऑडिट करके दिखाइए कि जो एनर्जी एफिशिएंसी, जो पानी की बचत आप प्रॉमिस कर रहे थे वो आपने डिलीवर करी है कि नहीं करी है। अगर नहीं करी है तो रेटिंग फाइनल नहीं मिलती उनको, वो विड्रॉ कर ली जाती है। अगर मिल गई रेटिंग, उसके बाद हम कहते हैं कि हर 5 साल में ऑडिट करते रहिए ताकि हमें पता चलता रहे कि आप उतने ही एनर्जी एफिशिएंट हैं, उतने ग्रीन है कि नहीं है। आप वो ऑडिट करेंगे एज रेटिंग एजेंसी या फिर बिल्डर आपको अप्रोच करें कि आप हमारा ऑडिट करें? हम कहते हैं जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के ऑडिटर्स हैं उनमें से किसी को भी प्रोजेक्ट हायर करें। क्यों? ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना रहे, हम थर्ड पार्टी रहें, इंडिपेंडेंट रहें, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो कि हम ही ऑडिट कर रहे हैं, हम ही रेटिंग दे रहे हैं। हो गया ना, ये तो वॉलंटरी टाइप हो गया। ऐसे में जो निवेशक पैसा लगा रहा है, जो 10% मान लीजिए सपोज 10% ज्यादा दे रहा है ग्रीन फ्लैट या ग्रीन बिल्डिंग के लिए, उसे ये कैसे पता लगेगा कि 5 साल के बाद उसकी बिल्डिंग ग्रीन ही है? कुछ ऐसा लॉ तो नहीं है इस बारे में? मैं इसका जवाब दूं। मैं इसमें ये बात बताना चाहूँगा, इसमें जब भी ग्रीन बिल्डिंग की आप बात करते हैं तो इसको 3 भाग में बांटा जा सकता है: प्री कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन। प्री कंस्ट्रक्शन में जैसे आप एक ये रखिए कि आपको अपर क्रस्ट ऑफ द सॉइल, जो सबसे फर्टाइल सॉइल होता है, जिसको बनने में 150 ईयर्स लगते हैं, उस सॉइल को हमें प्रिजर्व करना होता है और उसी सॉइल को हमें यूज़ करना होता है लेटर ऑन। ये प्री कंस्ट्रक्शन हम अपने वो सॉइल को की डिगिंग करते हैं, एक्सकेवेशन करते हैं, उसको हटाते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जब अपनी कंप्लीट हो जाती है, जब लैंडस्केपिंग करते हैं, हमें फिर वही सॉइल को यूज़ करना होता है। उसके बाद जैसा अपूर्व ने कहा, उसी को मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि इसके बाद जब पोस्ट कंस्ट्रक्शन होती है तो आप अपने कस्टमर्स को उसको एजुकेट कीजिए कि ये ग्रीन बिल्डिंग है और इसको आपको किस तरह से यूज़ करना है, आपको क्या क्या इसमें चीज़ करनी है, आपको कैसे गार्बेज को सेग्रीगेट करना है, आपको कैसे एसटीपी को यूज़ करना है, आपको कैसे पानी को रिसाइकल करना है, आपको कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पानी को यूज़ करना है, उसको कैसे चार्ज करना है जिसको आप यूज़ कर सकें। ये सारी चीज़ें जब ये करेंगे, सोलर पैनल को आप कैसे यूज़ करेंगे, ये सब चीज़ को यूज़ करेंगे, तब जाकर आपको ऑप्टिमम रिजल्ट मिलता है। मतलब उन्हें टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल बताना चाहिए। श्रीनिवास जी, आपकी कंपनी इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है तो आप तो शायद वहाँ जाकर एजुकेट आपके रिप्रेजेंटेटिव्स करते होंगे, लेकिन जब पोजेशन मिल जाता है, पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो जाता है कोई प्रोजेक्ट, उसके बाद वहाँ का जो मैनेजमेंट है, अक्सर देखने में आता है कि RWS टेक ओवर कर लेती हैं। तो क्या वो RWS पर निर्भर करता है कि वो उसे ग्रीन तरीके से चलाएं या फिर बिल्डर की कोई भूमिका रहती है आपके अनुभव में इसमें ग्रीन अपार्टमेंट में? देखिए, नॉर्मली बिल्डिंग क्या होते हैं, एक बार बनने के बाद करीबन 1 या 2 साल बिल्डर से उनको मेंटेन कर लेते हैं, उसके बाद एसोसिएशन वगैरह टेक ओवर कर लेता है।
मोस्ट ऑफ द ग्रीन बिल्डिंग्स दे सफ़र बिकॉज ऑफ पोअर मेंटेनेंस ऑल्सो। इसमें एक चीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट वो रोल है कि एक बार बनने के बाद उसको सही तरीके से फ्रॉम अ यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ करें, और जो मेंटेनेंस है उस उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड मेंटेनेंस नहीं होता है, लेकिन जो बेसिक मिनिमम मेंटेनेंस है वो करते रहें। वो करने से आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, और जैसे कहा गया है कि 1-1.5 साल में आपको रिटर्न्स आना शुरू हो जाता है। और आजकल स्पेशली ये जो सॉफ्टवेयर या ऑल परवेजिव कंप्यूटिंग वगैरह जो टेक्नोलॉजीज आए हुए हैं, सेंसर्स आए हुए हैं, उसकी वजह से आपको एक्सटर्नली करने की भी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। एक बार आप पूरा उसको सिस्टम को सेटअप कर दिए तो फिर बस आपको ये देखना ज़रूरी होगा कि वो काम कर रहे हैं या नहीं, बट बाकी का जो उनके जो सिस्टम है वो अपने आप चलाता रहेगा, आपको उसके बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। जी एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जैसे हमारी ये जो आपने सवाल उठाया है, वो सवाल हमने अपनी रेटिंग के अंदर ही बहुत पहले शुरुआत से उठाया था कि एक बार ग्रीन बिल्डिंग हमने बना दी, मगर क्या आजकल जो लोग उसको ऑपरेट कर रहे हैं या जो मेंटेन कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस हो, होटल हो, चाहे घर हो, RWS भी हो, क्या उन्हें ये पता है कि उसे ऑपरेट कैसे करना है? इसीलिए हमने अपनी रेटिंग में ये मैंडेट किया कि एक प्रोटोकॉल बनाना चाहिए, जो एक डॉक्यूमेंट हो या एक CD हो, कोई प्रोटोकॉल हो जो उस बिल्डिंग को, उस प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं लोग, उनके पास हमेशा रहना चाहिए कि इस बिल्डिंग के अंदर ये टेक्नोलॉजीज हैं, एनर्जी एफिशिएंट, ये वाटर एफिशिएंट, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ये सोलर पैनल्स वगैरह हैं, इनकी मेंटेनेंस किस हिसाब से करनी चाहिए, इनको ऑपरेट किस हिसाब से करना चाहिए, ताकि वो बेस्ट तरीके से रन कर सकें। अगर वो प्रोटोकॉल हमेशा रहे तो यानी जो भी उस प्रोजेक्ट को रन कर रहा है, चाहे RWA कोई हायर कर रहा हो या खुद कोई लोग उसको ऑपरेट कर रहे हो, एटलीस्ट वो देख सकते हैं कि हाँ इस तरीके से हमें इसको रन करते रहना चाहिए, फिर वो एफिशिएंट ऑपरेट करता रहेगा उस तरीके से। अभी जी, भारत में बहुत सारी सरकारें, चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, ऐसे राज्यों में ग्रीन बिल्डिंग्स को बढ़ावा दिया जा रहा है आजकल। बहुत सारे आर्थिक छूट भी हैं, एक्स्ट्रा FAR भी है, फिर इसके बावजूद ग्रीन बिल्डिंग्स इतनी महंगी क्यों हैं? ग्रीन बिल्डिंग महंगी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिसनोमर है। ग्रीन बिल्डिंग बिल्कुल महंगी नहीं है। बहुत सारे लोग हमें लिखते हैं, हमें बहुत सारे ऐसे सवाल भी आते हैं या सलाह भी मांगते हैं कि ग्रीन बिल्डिंग में वो जाना तो चाहते हैं, लेकिन उसके दाम उन्हें दूसरे प्रोजेक्ट्स के मुकाबले ज़्यादा लग रहे हैं। उन्हें बुलाइए हमारे गृह प्रवेश प्रोजेक्ट पे, हम बता देंगे ग्रीन बिल्डिंग बिल्कुल महंगी नहीं होती। ग्रीन बिल्डिंग के लिए हमें इंसेंटिव मिल रही है सरकार से, हम उस इंसेंटिव को यूज़ करके हम उसको पास ऑन कर रहे हैं, हम उसमें सारी चीज़ों को ऐड करते जा रहे हैं, जिससे जो हमारे कॉस्ट को भरपाई कर ले रहा है। तो ग्रीन बिल्डिंग महंगी होती है बिल्कुल ये नहीं है। ये हो सकता है कि कुछ डेवलपर्स इसको ग्रीन वर्ड को यूज़ करके उस पर कुछ प्रीमियम चार्ज कर रहे हों, लेकिन मेरी समझ से ग्रीन बिल्डिंग के लिए प्रीमियम चार्ज करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ आवश्यकता है, यदि आप एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हैं, यदि आप लोगों के पोस्ट पोजीशन के बाद सोच रहे हैं कि पोजीशन के बाद उनकी आपके ख्याल कैसे रखेंगे, तो वैसे कंडीशन में ग्रीन बिल्डिंग जरूर लाना चाहिए और लोगों को वो बेनिफिट पास ऑन करनी चाहिए जो वो अपने रिड्यूस्ड मंथली बिल में देखते हैं। जो कि नॉन ग्रीन बिल्डिंग और ग्रीन बिल्डिंग को आप कंपेयर करें तो आप एक ही महीने के बिल में पता कर लोगे कि व्हाट बेनिफिट दे आर गोइंग टू गेट। ठीक है अपूर्व, अगर कोई निवेशक निवेश करता है ग्रीन बिल्डिंग में, वो वहाँ रहता है जाकर और उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, यानी जो वादे किए गए थे वो उस हिसाब से उसके फायदे उसे नहीं मिल रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई बॉडी है भारत में या सरकार की तरफ से या एजेंसीज की तरफ से जिन्होंने रैटिफाई किया है कि वो वहाँ जाके कंप्लेंट करे, क्या उसका कोई एक्शन हो सकता है? आई एम श्योर हमारे पास काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स भी आते हैं। कई सारे लोग देश भर से ये फ़ोन करके पूछते हैं कि हमारे डेवलपर ने कहा है कि हमारी बिल्डिंग ग्रीन है, क्या आपके साथ सर्टिफाइड है? अगर हम लोग को पता लगता है कि नहीं हमारे साथ नहीं है तो हम सीधे मना कर देते हैं। उस केस में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इनको कोर्ट में लेके जाएंगे। तो एज सच कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, बट आई एम श्योर जो जुडिशियल प्रोसेस है कंट्री के, उसके थ्रू लोग जाके पूछ सकते हैं कि अगर हमें ग्रीन बोला गया है और ग्रीन बिल्डिंग नहीं दी गई है तो उसका क्या प्रोसेस है, ताकि हम उसको थोड़ा जस्टिस मिल सके। जैसा मैं शुरू में ही बोला कि जब तक इसको मैंडेटरी नहीं बनाएंगे, जब तक कानून का डर नहीं ये करेंगे, तब तक ग्रीन का नाम को मिसयूज कर लिया जाएगा, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ग्रीन बिल्डिंग की जो मूवमेंट है उसमें सरकार को आकर एक अहम किरदार निभाने की जरूरत है। श्रीनिवास जी, ग्रीन लोगो की भी हम बात सुन रहे हैं कि सरकार कोई ग्रीन लोगो लेकर आएगी जो शायद बिल्डिंग्स को दिया जाए ऐसी या प्रोजेक्ट्स को दिया जाए जो इस तरह की ग्रीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। आपको लगता है जैसे ISI एक मार्क है सरकार की तरफ से, वो आगे चलकर इस तरह का कोई फायदा दे सकता है ऐसा लोगों? बिल्कुल दे सकता है। अभी तो सर्टिफिकेशन प्रोसेस आ चुकी है, लीड सर्टिफिकेशन है बिल्डिंग के लिए, और
आज के तारीख में लीड ग्रीन सर्टिफिकेशन वगैरह जो है काफ़ी बड़े बड़े बिल्डिंग इमारतों के लिए आ रहा है। अगर कोई चीज़ हमको करनी है वो है रेजिडेंशियल अपार्टमेंट जो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में बनता है आज के तारीख में बिकॉज ऑफ आवर कंडीशन इन द कंट्री, वहाँ पे हमको ग्रीन सर्टिफिकेशन प्रोसेस घर के लिए लाना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि स्टार रेटिंग अप्लायंस के लिए होता है, वैसा जो रेजिडेंशियल यूनिट्स बनाते हैं उसके लिए भी ये ग्रीन सर्टिफिकेशन लाना बड़ा ज़रूरी है। और उससे क्या होगा फ़ायदा कि आप उसको ऑडिट प्रोसेस लगा देंगे तो शुरुआत राइट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जैसा कहा गया, प्री कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एज वेल एज पोस्ट कंस्ट्रक्शन, यू कैन ऑलवेज चेक वेदर दे आर कंफर्मिंग विद द रेटिंग एंड द स्टैंडर्ड विच इज़ गिवन। आप उसको वापस भी ले सकते हैं, उसका रेटिंग बाद में आप अगर आपको लगा कि ये उस तरीके से काम नहीं कर रहा है या उस तरीके से उसको मेंटेन नहीं कर रहा है, आप टेम्पोरली विथड्रॉ भी कर सकते हैं। जी लोगों तो कुछ एजेंसीज ने शुरू भी कर दी है। लेकिन पूना में पीसीएमसी में आप देखिए तो ग्रीन लोगो है, की तरफ से बात चल रही है कि वो इस तरह से कोई मैकेनिज्म ला सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जैसे जो गृह रेटिंग है वो इंडिया में हमने खुद ही बनाया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद मैंडेट किया है कि उनके जितने प्रोजेक्ट्स आएंगे वो सब गृह 3 स्टार रेटेड होंगे। तो हम ये जा के हर प्रोजेक्ट के साथ कर रहे हैं कि वो ग्रीन रेटेड हो। तो सरकार की कोशिश भी रही है कि वो खुद अपने आप को मैंडेटरी करके बाकी लोगों को बोले कि देखो हम 3 स्टार गृह अचीव कर रहे हैं, आप क्यों नहीं करते। पहली चीज़ तो ये हुई। और कई सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग गृह रेटिंग के अंदर देश भर में रेजिडेंशियल में भी कर रहे हैं। जैसे अभय जी पीसीएमसी का एग्जांपल ले रहे थे, वहाँ पे इंसेंटिव मॉडल पीसीएमसी म्यूनिसिपैलिटी का बहुत अच्छा है। उस वजह से वहाँ पर कम से कम 70 से 80 बड़े बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स गृह रेटिंग के लिए जा रहे हैं और उन्होंने काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल देखा है वो कि एज एन इंसेंटिव म्यूनिसिपैलिटी भी खुश है, हम लोग को भी लगता है कि हाँ वो इंसेंटिव मॉडल काफ़ी अच्छा है और डेवलपर्स भी खुश हैं। तो ऐसे काफ़ी स्कीम्स हैं जहाँ पे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से बन रहे हैं और काफ़ी ग्रीन बन रहे हैं। ठीक है श्रीनिवास जी, ये तो जो ग्रीन बिल्डिंग्स अभी बनकर तैयार हो रही हैं, जैसे इनकी कंपनी है निर्माण कर रही है, लेकिन जो बिल्डिंग्स पहले से हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो क्या नॉन ग्रीन बिल्डिंग्स को हम ग्रीन बिल्डिंग्स में बदल सकते हैं? क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद है भारत में कि कुछ बदलाव कर, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर तो बदलाव शायद मुमकिन नहीं हो बन चुके घर में, तो क्या नॉन ग्रीन घर को ग्रीन घर में बदला जा सकता है? काफ़ी हद तक कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो एरिया है जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को ग्रीन बनाना, वहाँ पे शायद मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा पर्यावरण बचाने के लिए या कॉस्ट सेविंग्स के लिए या जो एटीट्यूडिनल चेंज लाना है हमको लोगों में, विच इज़ वेरी वेरी बेसिक थिंग फॉर रियली डिलीवरिंग द एंड गोल ऑफ सस्टेनेबल लिविंग, वो कर सकते हैं हम वहाँ पे। आज के तारीख में काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजीज आए हुए हैं, जैसे कि स्नाइडर इलेक्ट्रिक की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, हम वायरलेस टेक्नोलॉजीज बनाते हैं। मतलब अगर आपकी बिल्डिंग में ये टेक्नोलॉजीज़ को डिप्लॉय करना है, आपको कुछ वायर तार या कुछ भी वो अलग नहीं करना होगा, कुछ उसको बिल्डिंग को डिमोलिश वगैरह नहीं करना होगा। सेंसर्स बेस्ड वायरलेस टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर सकते हैं और इस तरीके का चीज़ लगाने से आप अलग अलग लेवल का ग्रीन क्या कहते हैं उसको ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं बिल्डिंग में। ये आ चुका है, काफ़ी कुछ बिल्डिंग्स कर रहे हैं। इसका और एक फ़ायदा ये भी होगा कि अगर आपका जो बिल्डिंग काफ़ी पुराना है, वहाँ पे द लिवेबिलिटी ऑफ द बिल्डिंग जो कहते हैं, वहाँ का अंदर का माहौल जो है, वहाँ के यूज़र्स की जो एक्सपीरियंस है, उसको चेंज करने के लिए जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे हमारे, कि जैसे कि उसका एक्सटीरियर चेंज किया जाए या उसको बिल्डिंग को और गिरा के नया बांध दिया जाए, वो करने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इस सिंपल टेक्नोलॉजीज को डिप्लॉय करने से काफ़ी कुछ अंदर जो लोग रहते हैं उनका एक्सपीरियंस में बदलाव ला सकते हैं और वो जो बिल्डिंग का जो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो कहते हैं, उसको आप काफ़ी कुछ बढ़ा सकते हैं। जी।